नमस्कारम एवरीवन, आप सभी के लिए ज्योग्राफी का एक कंप्लीट सीरीज लाया गया है, जिसमें जो भी पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका 3-3 से 4-4 मिनट का छोटे-छोटे क्लिप्स में वीडियोज़ आएँगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, वो है कोरल्स। तो कोरल्स के बारे में अगर बात करें, तो ये एक मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये लोग सिम्बायोटिक रिलेशन में पाए जाते हैं यूजुअली। इनके साथ कोरल पॉलिप्स के साथ-साथ ज़ूज़ैंथेलाई होता है, जो कि दोनों साथ में एक-दूसरे को बेनिफिट देते हैं और एक-दूसरे को मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरल जो रीफ्स हैं, उनके फॉर्मेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन होता है, तो पानी का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, मिनिमम 20 डिग्री और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बात करें, तो ये लोग शैलो वाटर में पाए जाते हैं, यानी ज़्यादा डीप नहीं। इसके अलावा जो पानी होता है, वो सलाइन होता है और वहाँ पे जो वेव के एक्शन होते हैं, वो मॉडरेट रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, तो इसमें लो न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। उन्हीं जगहों पे ये एग्ज़िस्ट करते हैं, तो ये उनके लिए परफेक्ट प्लेस होता है। और अगर हम बात करें इसके टाइप्स को लेके, तो एक होता है कोल्ड कोरल्स जो यूजुअली पाए जाते हैं डेप्थ में। बाकी के जो कोरल्स होते हैं वो डेप्थ में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये वाले डेप्थ में पाए जाते हैं। डार्क होता है, अब ज़्यादा नीचे है तो लाइट पहुँचेगा नहीं तो डार्क ही रहे। इसके अलावा इसमें एल्गी नहीं पाए जाते हैं। ब्लैक कोरल्स की बात करें तो ये शैलो और डीप दोनों जगह पाए जाते हैं। ये जू प्लैंकटन को ये खाते हैं और यहाँ पे भी एल्गी नहीं पाई जाती है। ये बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये कोएग्जिस्ट करते हैं कलरफुल कोरल्स के साथ। क्योंकि ये ब्लैक है, इनके आस-पास भी कलरफुल कोरल्स भी होते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट कोरल्स की बात करें तो सॉफ्ट है, तो यानी इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये हो गए टाइप्स इसके। अब हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन को लेके, तो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। तो एक होता है फ्रिंजिंग रीफ्स जो कि लैंड मास से सटे हुए होते हैं। यहाँ बीच में पूरा लैंड मास होता है और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, पूरा साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये कभी-कभी लगून्स को भी क्रिएट करते हैं। तो ये थी फ्रिंजिंग रीफ। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे बात करूँगा कि आप लोग कोई भी टेस्ट अगर देते हो, मतलब टेस्ट नहीं मतलब कोई भी चैप्टर्स अगर पढ़ते हो, तो उसके बाद आपको टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए आप लोग डिफरेंट कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ भी लेते होगे, जो कि काफ़ी महँगे पड़ते हैं। लेकिन ये टेक्स्ट बुक का पास है, जहाँ पे आप ₹500 में एक टेस्ट सीरीज़ लेके उसमें सिर्फ़ यूपीएससी नहीं, आप कोई और एग्ज़ाम का भी देना चाहें, तो सारे एग्ज़ाम का आपको टेस्ट का फ्री एक्सेस मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके पीवाईक्यू और यहाँ पे आपको पीवाईक्यू का अलग से बना हुआ है और यहाँ पे टॉपिक वाइज़ भी आपके टेस्ट्स होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको अगर ये सही लगता है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, ये पास ले सकते हो। इसमें कूपन कोड है मेरा, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये था टेक्स्ट बुक के बारे में। अब आगे चलते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ हम बात करेंगे बैरियर रीफ की। तो ये बैरियर रीफ जो होता है, ये लैंड मास से थोड़ा-सा सेपरेट होता है। थोड़ा-सा इनके बीच में गैप होता है, जिसके कारण वहाँ पे लगून बन जाता है। फ्रॉम फर्दर ऑफशोर कंपेयर्ड टू द फ्रिंजिंग रीफ एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड बाय डीप लगून। तो ये डीप लगून के होने के कारण थोड़ा-सा सेपरेट हो जाते हैं। तो ये था बैरियर रीफ आपका। अब हम अगर बात करें, तो जो अगला रीफ है, वो है अटोल और ये चीज़ पीवाईक्यू में आ चुकी है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सर्कुलर होता है, हॉर्सशू शेप्ड, अगर आपने घोड़े का नाल देखा हो, तो ऐसे टाइप का कुछ होता है ये। और अगर हम बात करें फॉर्म फ्रॉम अ ग्रेजुअल सब्सिडेंस ऑफ वोल्केनिक आइसलैंड और अ सी माउंट ओवर द टाइम, तो इसके बीच में जैसे आपका ऊपर फ्रिंजिंग रीफ था, वैसे ही ये भी था। बस ये होता है कि ये बीच में जो लैंड मास होता है, वो धीरे-धीरे सबसाइड कर जाता है और बस एक कोरल बच जाता है, ये नीचे पानी के अंदर होता है। तो ये था आपका अटोल। अब अगर हम बात करें, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा है जो अटोल है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन-सा ऐसा द्वीप है जो अटोल है। अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग होती है? तो टेम्परेचर का राइज़ हो जाना, ओशियन में एसिडिफिकेशन, इसके अलावा डिज़ीज़ फैलती है या फिर ओवरफिशिंग, पॉल्यूशन, सडन एक्सपोज़र हो जाता है उनका, मतलब वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं जिसके कारण, और एक्सेस ऑफ एक्सपोज़र हो जाएगा तो भी। तब जब डायरेक्ट सन के सामने आएँगे तो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कोरल ब्लीचिंग होता है। तो ये था आपका कोरल ब्लीचिंग। अब हम बात करेंगे इंडिया के अंदर कोरल्स को लेके। तो इंडिया में आप एक चीज़ याद रखना कि ये जो वेस्टर्न घाट है, इधर कोरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप है और यहाँ पे आपका मन्नार का है, उधर भी है, और अंडमान और निकोबार में भी पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। अगर हम बात करें, तो आप यहाँ ध्यान दोगे, हमारे ईस्टर्न घाट पे ये नहीं है और इसके पीछे का क्या रीज़न है, वो मेंस में आ चुका है। तो इसके पीछे का जो रीज़न ये होता है कि जितने ये रिवर्स हैं इंडिया के, मेनलैंड रिवर्स, ये सारा जाके यहाँ पे पानी अपना ड्रेन करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हमारे कोरल रीफ्स हैं, उनके फॉर्मेशन का एक कंडीशन नहीं बन पाता है और यहाँ पे डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कोरल्स नहीं फॉर्म हो पाते हैं। तो ये था पूरा कोरल रीफ्स का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।